तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, है ना? मतलब एआई की। हाँ बिल्कुल। आजकल हर तरफ इसी की चर्चा है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी भर नहीं लग रही, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है, ऐसा लगता है। सही कह रहे हैं। आज हमारे पास स्केलर के को फाउंडर अंशुमन सिंह के विचारों का एक डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्ट है, तो हम उसी के बेसिस पर बात करेंगे। हाँ, और हम कोशिश करेंगे समझने की एआई से जुड़े मौकों और चुनौतियों को, खासकर भारत के नजरिए से। बिल्कुल। देखेंगे कि नौकरियों का भविष्य कैसे बदल रहा है और इस नई लहर में मतलब आगे रहने के लिए क्या करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो सुनने में आता है कि एआई से कमाल के नए अवसर बन रहे हैं, लेकिन हाँ वो डर भी तो है ना। वही दूसरी तरफ ये डर भी कि कहीं ये नौकरियां खत्म तो नहीं कर देगा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर हम इतिहास देखें तो हर बड़ी तकनीकी क्रांति, जैसे वो औद्योगिक क्रांति थी या फिर इंटरनेट आया, उसने नौकरियों के तरीके बदले हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया। एआई भी शायद यही कर रहा है, काम का नेचर बदल रहा है। सही कहा। और ये बदलाव तो साफ दिख रहा है एआई टैलेंट की मांग में। मतलब ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र है कि मेटा जैसी कंपनी एआई टीम के लिए, आप सोचिए, 88 करोड़ रुपया सालाना तक के पैकेज दे रही है। हाँ, ये रकम तो मतलब चौंकाने वाली है ना? हाँ। पर ये सिर्फ ऊंची सैलरी की बात नहीं है। ये दिखाता है कि एआई अब कंपनियों के लिए एक बुनियादी जरूरत बन गया है, सिर्फ कोई फैंसी टेक टूल नहीं। अच्छा। असल में ये जबरदस्त सैलरी इसलिए है क्योंकि हुनरमंद एआई एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं और मांग बहुत ज्यादा है। सप्लाई डिमांड का खेल है। तो मतलब अब सिर्फ बेसिक कोडिंग जानने से बात नहीं बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो गहराई चाहिए। एआई में स्पेशलाइजेशन, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, इनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। वो सतही जानकारी अब काफी नहीं है। तो फिर ये नए मौके दिख कहाँ रहे हैं सबसे ज्यादा, किन एरियाज में? दो खास एरियाज हैं, एक तो मशीन लर्निंग और दूसरा डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब सिस्टम का डेटा से पैटर्न सीखना। जैसे कोई उदाहरण है ट्रांसक्रिप्ट में? हाँ, जैसे ट्रांसक्रिप्ट में अमेज़न का उदाहरण है। उनका सिस्टम लाखों ग्राहकों के पैटर्न देखकर अंदाजा लगाता है कि किस इलाके में कौन सा सामान ज्यादा चलेगा और उसे पहले ही वहां भेज देता है। ये रटना नहीं है, ये सीखना है। अच्छा, समझ गया। और डीप लर्निंग, वो इससे कैसे अलग है? डीप लर्निंग और भी आप कह सकते हैं गहरी चीज है। ये कुछ इंसान के दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। ओके। इसी की वजह से सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़क को देख और समझ पाती हैं, या आपका फोन अंदाजा लगाता है कि आप अगला शब्द क्या टाइप करने वाले हैं। कंप्यूटर विजन यानी मशीनों का देखना और समझना, वो इसी का एक अहम हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये मौके सिर्फ गूगल या मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, कतई नहीं। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक बैंक हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है, यहाँ तक कि मेडिकल सेक्टर भी, वो सब अपनी अंदरूनी एआई टीमें बना रहे हैं। क्यों? डेटा प्राइवेसी के लिए। हाँ, खासकर इसलिए ताकि उनका जो सेंसिटिव डेटा है वो बाहर ना जाए। तो उन्हें भी एआई इंजीनियरों की सख्त जरूरत है। ट्रांसक्रिप्ट में एक को पायलट एआई का भी जिक्र था, ये क्या चीज है? हाँ, को पायलट, इसे ऐसे समझें जैसे एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट जो आपके साथ काम करता है। अच्छा, असिस्टेंट जैसा। हाँ, जैसे कोड लिखने में मदद करना या ईमेल ड्राफ्ट करना या डेटा एनालाइज करना। स्केलर ने खुद एक लर्निंग को पायलट बनाया है। इससे क्या होगा कि हर तरह के बिजनेस में एआई जानने वालों की मांग और बढ़ेगी। एक और चीज थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल, जैसे रोबोटिक्स में। बिल्कुल। सोर्स में गहन एआई का उदाहरण दिया गया है। वो कंपनी माइंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां बना रही है। अच्छा, ये हार्डवेयर और स्मार्ट सॉफ्टवेयर का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यहाँ भविष्य में बहुत बड़े अवसर हैं। ये सब सुनकर लगता है कि भारत के लिए एआई की रेस जीतना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर हम ये मौका चूक गए ना, तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो हमारी ताकत क्या है इस दौड़ में? हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत है सॉफ्टवेयर। इस मैदान में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि आगे ही हैं। हाँ, ये तो है। आप देखिए, दुनिया की कई बड़ी एआई कंपनियों के लीडर भारतीय मूल के हैं, और भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसीज का बढ़ना भी एक अच्छा संकेत है। मतलब विदेशी कंपनियां यहां अपने अहम टेक सेंटर खोल रही हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ,
एक बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र सोर्स में है, वो है हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम। उसमें हम अभी पीछे हैं। जैसे रोबोटिक्स? हाँ, खासकर रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में चीन हमसे काफी आगे निकल गया है। इसके लिए सिर्फ फैक्ट्री लगाना काफी नहीं होता, पूरा माहौल, पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। तो अगर किसी को इस तेजी से बदलते एआई फील्ड में आगे बढ़ना है तो सोर्स के हिसाब से रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज जो बताई गई है वो है गहरी जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में नवल रविकांत का उदाहरण है कि सिर्फ पैसा या ट्रेंड देखकर कोई फील्ड चुनना लंबे समय तक काम नहीं आता। आपको जिसमें सच में रुचि हो उसी में गहराई तक जाना जरूरी है। और शायद लगातार सीखते रहना भी, क्योंकि ये फील्ड तो बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, एआई अभी भी बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिजली का आविष्कार हुआ था तो सालों तक लोग सोचते रहे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आपको लगातार नई चीजें सीखनी होंगी, एक्सपेरिमेंट करने होंगे। ये सोचना कि कोई आएगा और आपको सब कुछ सिखा देगा, वो अब काफी नहीं है, आपको खुद लगना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों का भी जिक्र है। हाँ है, सोर्स में ये बताया गया है कि हमारा जो कॉलेज का सिलेबस है वो अक्सर इंडस्ट्री की रफ्तार से पीछे रह जाता है। ये तो एक आम समस्या है। हाँ, और सबसे बड़ी कमी है प्रैक्टिशनर्स की, मतलब वो लोग जो असल में इंडस्ट्री में एआई पर काम कर रहे हैं, उनका पढ़ाने वालों में शामिल न होना। स्केलर जैसे प्लेटफॉर्म शायद इसी कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इंडस्ट्री के लोग ही आकर पढ़ाते हैं। ये तो जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो एआई नौकरियों के तरीके बदल रहा है, खत्म नहीं कर रहा, खास स्किल्स की मांग बढ़ा रहा है। हाँ, और मौके सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है, बैंक, फाइनेंस, हर जगह है। और इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा और गहराई, ये दो चीजें सबसे अहम है। बिल्कुल, भारत के पास सॉफ्टवेयर में दुनिया का पावर हाउस बनने का एक सुनहरा मौका है, बशर्ते हम अपने टैलेंट को सही दिशा और सही शिक्षा दे पाएं। हाँ, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा वाली चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। सही कहा। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे मशीनें ज्यादा से ज्यादा काबिल होती जाएंगी, हम इंसानों के लिए काम का मतलब क्या रह जाएगा? वो कौन सी खास इंसानी खूबियां हैं जिन पर हमें फोकस करना होगा?